नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबरें देश दुनिया की में। आज ये जो हमारी वीडियो है जिसमें हम देश दुनिया की खबरों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम जिस बातों पर डिस्कस करेंगे वो है रूस यूक्रेन संबंध। काफी पिछले समय से दोनों देशों के बीच में तनाव काफी जो संबंध है काफी तनावपूर्वक हो गए हैं। और हम जानेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में कि क्या है ये पाइपलाइन जिसको बंद करने की अमेरिका ने धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि हम इस पाइपलाइन को बंद कर देंगे। सारी चीज़ें हम मैप के साथ समझेंगे और लोकेट करेंगे कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और मैप के थ्रू ही हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी अमेरिका ने कहा है कि क्या एक और विश्व युद्ध हो सकता है? कि अगर ऐसा हुआ तो एक और विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जाने हम, क्योंकि ये सारी घटनाएँ किससे संबंधित है? नॉर्मली यूरोप से संबंधित है। और आपको पता भी होगा इससे पहले कि जो दोनों विश्व युद्ध हुए हैं, वे कहाँ से स्टार्ट हुए थे? उनके अभी नींव जो रखी गई थी वो यूरोप में ही रखी गई थी। तो लगभग सभी पूरे दुनिया की नज़रें इस समय यूरोप पर हैं। तो पूरी बातें हम लोग समझेंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी जियोग्राफी जियो को भी मजबूत कराएगी, जो मैपिंग के थ्रू हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन किन देशों के बारे में कहाँ पर हम लोगों को बात करनी है, कहाँ पर हम आज हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक प्यारा सा देश दिखाई दे रहा होगा आपको। ये प्यारा देश है इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा देश है, ये सारा का सारा ये क्या है, रशिया। आज हमारी जो बातचीत होगी इस देश के इर्द गिर्द घूमेगी। इसके अलावा एक देखिए ये वाला छोटा सा रंगीन सा बैंगनी कलर में जो एक देश दिखाई दे रहा हो, ये है क्रीमिया। और ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये सारा ये हमारे पास अमेरिका, ये अलास्का है अमेरिका का पार्ट। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, ये है जर्मनी। यानी कुल मिला के आज हमारी जो बातचीत होगी वो यहाँ पर घूमेगी इन चारों देशों के इर्द गिर्द। नहीं समझ में आ रहा तो बड़े में देख लो भैया, ये लो, देखो ये रशिया है, ये रशिया हमारा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये यूक्रेन है, दोनों ही पड़ोसी देश है, दोनों की सीमा एक दूसरे से मिलती है। तो अभी दोनों के बीच में संबंध तनावपूर्ण है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कह दिया है कि फरवरी के एंड में, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या बर्फबारी हो रही है, मौसम थोड़ा कैसा है, सर्द है। जैसे मौसम ठीक होगा तो रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देगा। तो ये वाली अफवाह अभी चल रही है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, भारत का पक्ष क्या रहेगा, क्या भारत को कोई नुकसान होगा, नहीं होगा? ये सारी चीजें आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें लोकेट करनी है, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आपको लोकेट करके चलना है, याद रखना दिमाग में, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले रशिया, ये यूक्रेन, और देखिए एक ये वाला द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्रीमिया। इसके बारे में आगे बात होगी। ये सागर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, ये इतना सारा, इसको कहा जाएगा बाल्टिक सागर। ये है बाल्टिक सागर, ये है जर्मनी। ये एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, ये भी रूस का ही हिस्सा है। इसको चीज को याद रखना है। ठीक है, यानी कि मैपिंग के थ्रू अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से जो याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है रशिया, ये बाल्टिक सागर किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करना है, ये क्वेश्चन भी याद रखना आ सकता है इस बार। बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश। इसके अलावा ये ब्लैक सी में ये वाला जो आपका हिस्सा आ रहा है, ये क्रीमिया, ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको लोकेट करना है। जर्मनी, ओके, यूक्रेन। तो हमारी जो बातचीत है यहीं पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रूस का विघटन देखेंगे। सबको पता है कि रूस जो है इससे पहले 15 जो छोटे छोटे देश थे, या एक तरीके से कह सकते हैं राज्य थे, उन सबसे मिलकर बना था। लेकिन बाद में कुछ कारण हुए, उन वे क्या कारण थे उसके बारे में भी जानेंगे। 1991 में रूस सभी अलग अलग भागों में बट गया। तो क्या कारण थे उसको देख सकते हैं, पहले देख सकते हैं। ओके, 1970 में यानी कि 1917 में बेसवेलिक क्रांति, ये रूस की क्रांति भी कहते हैं हम इसको, दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे, रूस की क्रांति। दोनों को याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए रूस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1917 में। साम्यवादी राज्य का जन्म हुआ जिसे सोवियत संघ नाम दिया गया। इस सोवियत, अगर हम सोवियत शब्द का मतलब जानें तो सोवियत क्या मतलब, एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है परिषदीय असेंबली। सोवियत का मतलब क्या होता है, या तो परिषद कह सकते हैं आप, या असेंबली कह सकते हैं। और ये परिषदीय असेंबली ये आप जानते हैं हिंदी के शब्द में। ओके, संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो ये 15 स्वशासित राज्य थे।
और जिनको हमने कहा था सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, यानी कि सारे के सारे कैसे थे, गणतंत्र थे। ऐसा मतलब मान सकते हैं कि अब जैसे छोटे राज्य हैं, आप इसको ऐसे समझना, जैसे एक राज्य है ए है, एक राज्य बी है, एक राज्य सी है। अब इन्होंने क्या बहुत छोटे छोटे, इन्होंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, आपस में मिलकर एक बड़ा राज्य बना लेते हैं। अब देखने में तो ये एक बड़ा देश बनेगा, बट तीनों की स्वतंत्रता अलग अलग होगी। तो कुछ इस तरीके से ये 15 राज्यों का जन्म हुआ था। एक देश 15 में मिलकर एक सोवियत संघ के नाम से एक नया देश गठित किया था। अगर हम बात करें कि इस देश में, इन राज्यों में कौन कौन से देश थे, तो रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये आप देख सकते हैं नाम, एक लंबी लिस्ट है। टोटल 15 देश है। 15 देश में अभी हम जो बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलिए ये पढ़ लेना आप एक बार, एक निगाह मार लेना कौन कौन से देश। इसमें बेलारूस दिखाई दे रहा होगा, ये आज भी रूस की ओर ही इसका झुकाव है, बेलारूस का, यानी कि इसकी जो बातें होती हैं वो रूस के पक्ष में होती हैं। ऐसा माना जाता है कि रूस को इसका बच्चा माना जाता है, बेलारूस को। ये एक अलग से बात थी। चलिए अगर हम कारणों की बात करें कि रूस के विघटन के कारण क्या थे, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये एक टूट गया, मतलब कि कुछ, तो देखिए जरा इसको समझ लेते हैं। 1990 तक जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी पार्टी द्वारा शासित, यानी कि यहाँ पर साम्यवादी पार्टी का शासन था। अब आप नाम से कारण समझ सकते हो कि साम्यवादी पार्टी का मतलब होता है कि सारी शक्ति सरकार में होती है। जो व्यक्ति होते हैं उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते, याद रखना इस बात को भी। मौलिक अधिकार नाम मात्र के लिए होती हैं, नहीं होते। दूसरी कारण और यहाँ पर भी है, साम्यवादी सरकार में केवल एक ही पार्टी का शासन होता है। आज भी रूस में एक ही पार्टी है, वहां पर चुनाव नहीं होते या बहुत कम होते, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 1991 में रूस का विघटन के निम्न कारण माने जाते हैं। कुछ कारण है यहाँ पर। पहला, साम्यवादी तानाशाही। अब चुनाव तो होने ही नहीं। अब आप तुलना कर लो, अगर हम मोदी जी मतलब कि तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, अगर इनको सदा के लिए ही हम प्रधानमंत्री बना दे तो क्या हालत हो सकती है, आप ध्यान देख सकते हैं। मतलब कि तो सरकार जो क्या होती है वो तानाशाही हो जाती है कि अब हमें बदलने वाला तो कोई नहीं है। इस कारण से साम्यवादी तानाशाही थी उस समय में, इस चीज को याद रखना। ये केवल एग्जाम्पल दिया। आगे नेक्स्ट था गिरती अर्थव्यवस्था। अब ये वाला जो समय था काफी, इस दौरान विश्व युद्ध भी हुए बहुत, मतलब कि सेना का साजो सामान, सेना के कुछ अभियान भी जारी रहे। अमेरिका के साथ शीत युद्ध भी उस समय चरम पर था। तो इस वजह से जो रूस था उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स क्या हुई, डाउन चली गई, थोड़ी सी नीचे गिर गई। तो इस ये भी एक कारण माना जाता है। दूसरी बात जो इसमें कारण था, अन्य देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा। मतलब क्या था, अब इसको समझना बात को। अभी हमने एग्जांपल दिया कि 3 देश थे। अब नॉर्मली तीन देश मिलकर एक बड़ा देश बनाया। तो ये हुआ क्या यहाँ पर, ये जो तीनों देश बने थे वैसे तो एक थे, बट यहाँ पर क्या था, मान लीजिए ये साम्यवादी सरकार इस वाले एरिया की है, तो केवल इस एरिया ने अपने ही डेवलप किया, इन दोनों को क्या कर दिया, थोड़ा सा बैकवर्ड छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ से कारण क्या हुआ कि एक असंतोष की भावना सबके मन में आ गई। और दूसरी कारण क्या थे, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं हुई इन लोगों की, मतलब कि जो बाहरी देश थे उनके साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिस कारण से ये सब लोग क्या हुए, अलग अलग हुए। नौकरशाही का बोलबाला, मतलब जो भी है सरकारी नौकर थे उनका बोलबाला था। तो इस कारण से भी ये रूस के विघटन के कुछ कारण माने जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें रूस यूक्रेन के संबंध, अब नॉर्मली बात है 1990 तक, 1991 में रूस का विघटन हुआ। जैसे ही रूस का विघटन हुआ तो यूक्रेन अस्तित्व में आ गया। अब यूक्रेन क्या होगा, एक अलग से देश बन गया। अब 91 से लेकर 2014, ये पॉइंट समझने की कोशिश करना बस, दोनों देशों के बीच संबंध ठीक ठाक रहे। कारण क्या था, अब समझना मेरी बात को, इसको मैं मैप से ही बताऊंगा। ये देखिए, ये जो इलाका है यूक्रेन, समझना बस, ये पूर्वी यूक्रेन कहीं ना कहीं किससे टच हो रहा है, रूस से। और ये पश्चिम यूक्रेन कहां पर टच हो रहा है, यूरोप से। हुआ क्या अभी, मतलब होता क्या, या अभी भी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, ये पूर्वी यूरोप का जो झुकाव है वो रूस की ओर है, और पश्चिमी यूक्रेन का जो झुकाव है वो यूरोप की ओर है। अब हुआ क्या कि जहां पर जो गवर्नमेंट थी, कब तक, जो गवर्नमेंट थी
उसका झुकाव कहीं न कहीं रूस की ओर था। यानी कि 2014 तक यूक्रेन में जो भी सरकार बनती थी, उसका झुकाव किसकी ओर था? रूस की ओर था। जिस कारण दोनों के संबंध ठीक-ठाक चल रहे थे। अब मान लो कि अभी ये इंडिया और ये पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भारत में पाकिस्तान की सरकार का झुकाव और भारत की ओर हो या भारतीय सरकार का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो, तो दोनों के संबंध अपने आप ठीक हो जाएँगे। ठीक है? तो ये कारण है। अब हुआ क्या कि 2014 में अचानक से यूक्रेन में सत्ता का परिवर्तन हो गया। सरकार बदल गई वहाँ पर। इस बार जो सरकार आई, वो रूस विरोधी सरकार थी, जिस कारण दोनों के देशों के बीच में दरार आनी शुरू हो गई। दूसरी कारण क्या था? यूक्रेन में अभी भी जैसे अलगाववादियों, मतलब वहाँ पर कुछ आज़ादी वगैरह के जो लोग हैं, एक तरीके से आतंकवादी टाइप के कुछ दल हैं वहाँ पर, जो सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो यूक्रेन का कहना है कि रूस जो है इन दलों की मदद करते हैं, और इसी कारण से जब 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया क्रीमिया प्रायद्वीप, अभी जो हमने बात करी थी, पर कब्जा कर लिया। देख लेते हैं इसको एक बार, कहाँ पर है क्रीमिया प्रायद्वीप? ये देखिए, अभी मैंने बताया था, इसको लोकेट जरूर करना, ये एग्जाम में आ सकता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है क्रीमिया प्रायद्वीप। अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, ये वाला देखो, ये वाला, ये क्रीमिया, इस पर रूस का कब्जा फिलहाल में। आगे चलते हैं। हो गया? ओके। अब असली विवाद की वजह क्या है? दोनों देशों के बीच में इतना विवाद है, इसका विवाद की वजह क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपने को पता है, रूस जो है ना, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। यानी कि रूस की कुल जीडीपी का मतलब क्या है कि रूस में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है, और नेचुरल गैस को रूस क्या करता है, यूरोप में क्या करता है, निर्यात कर देता है, और वहां से जो उसको इनकम होती है वो उसकी जीडीपी का 40% है। यानी कि अब आप सोच सकते हो, तो रूस जैसे बड़े देश में 100 रुपए में से 40 रुपए गैस बेचने से मिल रहे हैं। यानी कि अगर 100 रुपए का खर्च है ना रूस का, तो उसको 40 रुपए तो गैस बेचने से मिल रहे हैं। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राकृतिक गैस वहां पर रूस में। अब ये जो निर्यात जो होती है गैस, ये सारी की सारी निर्यात होती है यूरोप में नॉर्मली। अब बात समझ में आएगी, बात विवाद क्या है। और ये जो यूरोप में जो गैस होती है ना, ये यूक्रेन से ही होकर जाती है। रूस की सरकारी कंपनी है गैसप्रोम, इसको कंपनी का याद रखना। ये पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप में गैस सप्लाई करती है, और ये पाइपलाइन जो है कहाँ से होकर जा रही है? यूक्रेन से होकर जा रही है। बात समझ में आएगी। अब नॉर्मली बात है, कोई मेरे यहाँ से अपना सामान लेकर जाएगा, तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो देगा। तो रूस यूक्रेन को $33 बिलियन, देखो कितनी बड़ी रकम है, प्रति वर्ष देता है। रूस क्या काम करता है? $33 बिलियन प्रति वर्ष देता है। किसको? यूक्रेन को। जो यूक्रेन की जीडीपी का कुल मिला के कितना है? 33%, 3%, माफ करना, 3% है। अब संबंधों में विवाद की जो ये अमेरिका ने आग में घी का काम कर दिया। कैसे? अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की पेशकश कर दी कि भाई एक काम करो, आप आ जाओ, हम आपको नाटो में शामिल कर लेते हैं। अब आपको पता होगा, अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा है, और नाटो के खिलाफ है रूस। और जैसे ही यूक्रेन का झुकाव अमेरिका की ओर हुआ, तो ही अब इसने रूस ने यूक्रेन पर क्या कर दिया? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और जो ये गैस यूक्रेन से होकर जा रही थी, इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। जिससे ये जो $33 मिलियन यूक्रेन को दे रहा था, ये भी क्या हो गया? बंद हो गया। बात समझ में आई नहीं? तो ये विवाद की वजह है। आगे अगर हम देखें, यहाँ से देख लो, ये रशिया गैस पाइपलाइन कहाँ से थी? यूक्रेन से। कहाँ पर ले जा रहा था? नॉर्मली यूरोप, जर्मनी में। देखिए सबसे बड़ा आयातक है जर्मनी, सबसे बड़ा किसका? प्राकृतिक गैस का। कहाँ से? रशिया से, जर्मनी में। अब रशिया ने क्या काम किया? ये जो बाल्टिक सागर दिखाई दे रहा है, इसमें एक पाइपलाइन बना दी, बिछा दी इस तरीके से, और सीधी कहाँ ले गया? जर्मनी में। इस तरीके से पाइपलाइन बिछा के कहाँ ले आया? जर्मनी में ले आया। अब यूक्रेन में क्या हुआ? खत्म हो गया। अब जो $33 बिलियन मिल रहे थे प्रति वर्ष, वो यूक्रेन को मिलने क्या हो गए? बंद हो गए। बात समझ में आई नहीं? जो इसका वजह है असली। आगे देखो, और ये जो, हाँ देखो, ये जो पाइपलाइन है ना, ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है, यही पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। पढ़ लो इसको।
यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए रूस ने बाल्टिक सागर में एक पाइपलाइन बिछाई है जिसे नॉर्ड स्ट्रीम नाम दिया गया है, जो यूक्रेन को छोड़कर सीधे यूरोप में पहुंचेगी। और यूरोप में भी खास कहाँ, जर्मनी को क्या करेगी, गैस सप्लाई करेगी मैप के थ्रू। अभी हमने आपको दिखा, एक मैप और देख लेते हैं। ये देखिए, ये रशिया है, तो ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सी। तो इस तरीके से यहीं से क्या आ रहा है, ये है नॉर्थ स्ट्रीम, और ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 जिसका अभी क्या चल रहा है, ये काम मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं है। अब जो अमेरिका ने धमकी दी है वो इसी को बंद करने की दी है कि अगर यूक्रेन पे हमला करा तो हम ये पाइपलाइन जो है ना इसको बंद करा देंगे, फिर आप भेज देना जिसको बेचोगे गैस, हमें नहीं पता इसके बारे में। अब अमेरिका की सहायता के लिए जो अमेरिका ने धमकी दी है उसमें लगभग यूरोप के सभी कंट्री हैं, क्योंकि यूरोप की सभी कंट्री किसके मेंबर है, नाटो के। लातविया ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये भी नाटो के मेंबर है। तो इस वजह से खुद जर्मनी में जो गवर्नमेंट है उसका जो विपक्ष है वो खुद इसके विरोध में है। इसका विरोध में किस लिए है, क्योंकि उनका मानना है कि ये पाइपलाइन कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से हार्मफुल है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये था नॉर्थ स्ट्रीम परियोजना। अब आगे देखें अमेरिका की आपत्ति। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है इससे। देखो, अब अमेरिका भी एक अच्छा निर्यातक है, ये याद रखना आपको। इसका प्राकृतिक गैस का एक अच्छा निर्यातक है अमेरिका भी। और अमेरिका भी अपने जो गैस है कहाँ बेचता है, यूरोप में बेचता है। अब समस्या क्या आई, रूस ने जो दरें तय की हैं, तय की हैं वे अमेरिका से बहुत कम है। मतलब अगर अमेरिका 1 किलो गैस के 10 रुपए ले रहा है तो रूस ने जो वे दरें वो 6 रुपए कर दी, क्योंकि यहाँ ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा किसको, अमेरिका को। और भैया अमेरिका को नुकसान हो गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के निर्यात को भी क्या करेगा, वो प्रभावित करेगी। दूसरा बात, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की पेशकश की है अमेरिका ने। अब आप खुद सोचो, अगर वो मैप ये देखो, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, नाटो का हेड कौन है, अमेरिका, तो नॉर्मली बात है रूस की सीमा पर नाटो का हेड क्वार्टर जरूर बनेंगे। यहाँ पर बीच में यहाँ पर सैनिक अभ्यास भी हुआ है नाटो का, जो किसी भी कीमत पर रूस को क्या होंगे, मंजूर नहीं होंगे। जिसका विरोध कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। इस यही रीजन है कि उसने स्पष्ट मनाया गया कि अगर ये नाटो में शामिल हुआ तो हम और भी प्रतिबंध लगाएंगे, जैसे अभी लगा दिए होंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नाटो की गतिविधियां होंगी रूस की सीमा पर, जो रूस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब आ जाते हैं प्यारे भारत की ओर। भारत की रणनीति क्या है, देखिए, अभी अमेरिका ने रूस यूक्रेन सैन्य तनाव पर यूएन में एक प्रस्ताव लाया था बातचीत के लिए। भारत ने क्या काम किया, वोटिंग में भाग नहीं लिया, क्योंकि अगर वो पक्ष में वोट कर देता तो रूस का बुरा हो जाता, और अगर विपक्ष में वोट करता तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटास आ जाती। तो वोटिंग से किया गया, अपने आप को दूर रखा। अब यूएन में जो भारत के राजदूत है TS त्रिमूर्ति, ये नाम याद रखना, उन्होंने क्या किया, भारत इस समस्या का समाधान चाहता है। नॉर्मली बात है, हम लोग समस्या का समाधान चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, रूस हो चाहे अमेरिका हो। रूस से पहले से ही अच्छे संबंध है, अमेरिका से अभी हमारे लगभग पिछले 15 सालों में संबंध बहुत ही अच्छे हुए हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और वे चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जो है वो ऐसा हो जो सामरिक तनाव को कम करे। ऐसा ना कि समाधान ऐसा ना हो कि भाई आपने रूस को बहुत बड़ा बना दिया, यूक्रेन को कम कर दिया। मतलब समाधान ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सामरिक तनाव, यानी कि दोनों के बीच में तनाव कम कर दे, यानी कि वो इसको भी मंजूर हो और इसको भी मंजूर हो, ठीक है। और ये तनाव है, ये राजनयिक रचनात्मक बातचीत के जरिए ही पूरा करा जाए, ये भारत की ओर से अपना स्टेटमेंट दिया गया है दोनों के लेकर। अगर हम भारत रूस के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, कि भारत रूस के संबंध क्या है, तो ये किसी से नहीं छिपे हैं, भारत रूस के साथ अच्छे संबंध है पहले से ही। और भारत अपने सैन्य साजो समाज का लगभग 55%, देखो कहां से आता है, रूस से आयात करता है। अभी S-400 एयर डिफेंस हमने मंगाया, एक सेट आ चुका है, और भी आने वाले। ये सारे कहां से आए, रूस से। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे चाइना भी डरता है, इस ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ चाइना के पास भी नहीं है, ये याद रखना। ये भी किसके, रूस और भारत दोनों की संयुक्त पहल से बनी गई है।
उसके अलावा अगर कभी भारत और चीन का विवाद होता है तो उसका रूस का झुकाव हमेशा कहाँ होता है? भारत की ओर होता है। और अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान मुद्दा जो हुआ था अभी, अफ़गानिस्तान मुद्दे पर भी भारत का साथ दिया था किसने? रूस ने। अगर भारत यूक्रेन की बात करें तो भारत यूक्रेन के संबंध भी अच्छे हैं। यूक्रेन में लगभग इंडिया से प्रतिवर्ष कितने स्टूडेंट जाते हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर किसी देश में भारत के स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो यूक्रेन है। यूक्रेन ने जब विदेशी संबंध बनाए थे सबसे पहले तो ये बात याद रखना अपना दूतावास सबसे पहले भारत में खोला था यूक्रेन ने, ये भी आपको याद रखना। बात समझ में आएगी? तो ये भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ भी भारत का अच्छे संबंध है, इसलिए भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच में तनाव ज़्यादा ना होकर तनाव कैसा हो जाए? कम होना चाहिए। बात समझ में आएगी? अब सवाल उठता है कि क्या एक और विश्व युद्ध हो सकता है? उसका आंसर हमारे मैप में छिपा है। देखो, इस मैप में हम इसका आंसर को ढूँढ लेंगे। अपने आंसर को यहाँ से मिल जाएगा कि क्या वास्तव में एक और विश्व युद्ध हो सकता है? ज़रा देखो इस चीज़ को। चाहे अमेरिका हो, अब मेरा पॉइंट याद रखना, चाहे तो अमेरिका हो, चाहे रूस और रसिया हो और चाहे यूक्रेन, तीनों ही अपने हितों को साधने में लगे। यानी कि अपने पर्सनल हितों को देख रहे हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका की ओर झुककर रशिया की ओर अपना झुकाव लाता है, तो रशिया यूक्रेन से ही होकर गैस पाइपलाइन ले जाएगा। नॉर्मली बात है। अमेरिका क्या चाहता है कि अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम पूरी होगी, तो यूक्रेन वाला जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा और जो रसिया है वो पूरे यूरोप में अपना अस्तित्व बना लेगा। इसलिए सारे यूरोप ने इस पाइपलाइन को नष्ट करने की या बंद करने की धमकी दी है। अब रसिया तो चाहेगा नहीं कि ये मेरी पाइपलाइन बंद हो, तो इसलिए अभी कुछ ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली यूक्रेन पर हमला कर देगा। ऐसा है, पुतिन ने भी कहा है कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमने ये रणनीति थी हमारी और कहीं न कहीं ये उसमें कामयाब भी हुआ। हालाँकि आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में इतना है कि जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत तनावपूर्वक है यूरोप के अंदर और विश्व युद्ध भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। हमने नॉर्मली सारी चीज़ों को उसमें देखा, क्या-क्या था, कैसे क्या हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमसे ज़रूर जुड़ें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम हर बार एक ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं और हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्या हो सकता है, ये मुद्दे ऐसे होते हैं जो पेपर के लिए यानी कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये एक नॉलेज भी होनी चाहिए कि देश दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।